अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और आज के सेशन में बहुत तफ़सील से देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि एसएलआर क्या है और हमें इसको किस तरीक़ाकार से लेके चलना चाहिए ताकि हम बेहतरीन इनसाइट्स इन रिकॉर्ड से, इन डेटा से ले सकें, एक बेहतरीन पेपर बना सकें। या अगर हमारा कोई लिटरेचर सर्वे है, रिव्यू पेपर है, तो बेहतरीन तरीके से जो इनसाइट्स हमें चाहिए, जो टेबुलेशन हमें चाहिए, जो विजुअलाइज़ेशन हमें चाहिए, तो वो उसको हम बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें। या फिर अगर हम कोई साइंटिफ़िक पेपर लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें भी हम बेहतरीन अंदाज़ से अगर कोई हमें डेटा चाहिए, कोई हमें रेफ़रेंसेस चाहिए, कोई जहाँ पे हमने अपने प्रॉब्लम को या हमने अपनी कंट्रीब्यूशन को डिफेंड करना हो, तो हम उस बिहाफ पे, इन रिकॉर्ड्स के बिहाफ पे बेहतरीन तरीक़ाकार से उसको डिफेंड कर सकें। मेरे लास्ट 2 पेपर्स रिसर्च पर सर्वे पेपर्स एक्चुअली बहुत बेहतरीन रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है एशियन कंप्यूटिंग सर्वे में जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 16.6 है, और एक और मेरा रिसर्च आर्टिकल सर्वे पेपर एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोडक्शन में है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 12 है। इसके अलावा भी मेरे कुछ सर्वे पेपर्स पब्लिश हुए हैं, अच्छी जगह पे, अच्छी जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। तो वो कौन सा तरीक़ाकार है जिसको मैं फ़ॉलो करता होता हूँ और मेरी पेपर्स अच्छी जगह पे पब्लिश होते हैं, डेस्क रिजेक्शन उनकी नहीं होती और बहुत कम कमेंट्स उस पे आते हैं। तो अगर ये तरीक़ाकार जो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये तरीक़ाकार आप फ़ॉलो करते हो, तो आप एक बेहतरीन तरीके से अपना जो डेटा है, जो आपके प्रीवियस रिसर्च हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, तो उनको आप बेहतरीन तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से उसको टेबलाइज़ या बेहतरीन तरीके से उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो। और अगर ये सारा कुछ आप बेहतरीन तरीके से कर लें, तो श्योर है कि आपका जो पेपर है वो कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा और बहुत बेहतरीन जर्नल्स में, बहुत बेहतरीन पब्लिशर्स के साथ आपका पेपर पब्लिश होगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एसएलआर है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है, ये बेसिकली है क्या? एसएलआर से मुराद ये है कि हम एक सर्च करते हैं जो रिलेटेड पेपर्स हैं, जो रिलेटेड केस स्टडीज़ हैं, जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे टॉपिक्स के इर्द-गिर्द हैं, ताकि जो हमारा टॉपिक है इसको हम एक्सप्लोर कर सकें। इसमें हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी यूटिलाइज़ेशंस क्या-क्या हैं, इसमें क्या-क्या चैलेंजेस हैं, इसके जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो क्या-क्या हैं, और साथ-साथ हम इवैल्यूएट भी कर सकें बहुत बेहतरीन तरीके से। और जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वो उसके बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं या जो इसके लिमिटेशंस हैं, या जो टेक्नोलॉजीज़ उसमें यूज़ हो रही हैं, या जो लेबॉर्ट्रीज़ या लैब्स उसमें इन्वॉल्व हैं, या जो लोग जो हैं वो बेहतरीन तरीके से उस एरिया में काम कर रहे हैं, ताकि हम बेहतरीन तरीके से उसको जान सकें। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि हम उस अंदाज़ तक उस टॉपिक को कवर करते हैं, उस लेवल तक उस टॉपिक को कवर करते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम इतने कॉन्फिडेंट हों कि अभी अगर इस टॉपिक पे मुझसे कोई बात करता है, कोई एक्सपर्ट मेरे साथ बात करता है, तो मैं एग्जैक्टली उसके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, एग्जैक्टली मैं उनके सारी क्यूरीज का जवाब दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई कहता है कि आपने जिस टॉपिक पे आपने एसएलआर कलेक्ट किया है, जिस टॉपिक पे आपने लिटरेचर कलेक्ट किया है, उस टॉपिक पे अगर आपको कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहता है, तो एग्जैक्टली आप उसके हर एस्पेक्ट को जानते हो। और ये उसी वक्त हो सकता है कि आप एक अच्छे तरीक़ाकार से अपने एसएलआर को लेके चलते हो, आप अच्छे तरीके से लिटरेचर को कलेक्ट करते हो। इसका एम ये भी है एसएलआर का कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी आप जो डेटा सर्च कर रहे हैं, जो पेपर आप सर्च कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो सर्च कर रहे हैं, आपकी स्ट्रिंग इस तरह बनी हुई है, जो आप गूगल सर्च में लिखते हैं, IEEE एक्सप्लोरर में लिखते हैं, या किसी भी दूसरी लाइब्रेरी में लिखते हैं, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है
इतनी बेहतरीन तरीके से आपने सर्च स्ट्रिंग बनाई हुई है कि जो भी रिलेटेड टॉपिक हैं वो लाजमी पॉपुलेट हो रहे हैं। आप किसी किस्म के पेपर को, किसी किस्म के केस स्टडी को, किसी किस्म के प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि ये अनबाइस्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई आथर है, आपको पसंद नहीं है तो आपने उसका पेपर शामिल नहीं किया, या इस किस्म का कोई आइडिया है जिससे आप एग्री नहीं करते और आप उसको छोड़ देते हैं, या इस किस्म की इसके अलावा कोई ऐसा प्रपोज़ल है जो आप समझते हैं कि मेरी प्रपोज़ल को ख़राब कर सकता है या मेरे प्रपोज़ल पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसको छोड़ देते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा सोच जो है आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, आप अनबायस्ड रहते हो और अपने लिटरेचर रिव्यू को आगे लेके चलते हो। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बस डायरेक्टली सर्च करना शुरू करें, आज कुछ सर्च किया, कल कुछ सर्च किया, जो पहले कुछ डले हुए थे उसमें आपने कुछ मिस कर दिया, दोबारा जब आपने सर्च किया जो पहले पेपर्स डले हुए थे आपने दोबारा उनको उठाया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक ख़ास तरीक़ाकार से लेके चलते हो ताकि इसमें कोई किस्म का मसला ना आए। अब दूसरी बात ये है कि हम लिटरेचर रिव्यू करते क्या हैं। ये जो एसएलआर है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है, इस पे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है पेपर को कलेक्ट करने में, उसको मैनेज करने में, अपना डेटाबेस बनाने में, इस पे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। मसला ये है कि हम इसको कलेक्ट क्यों करते हैं, इसको हम इतना ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं। पहली बात तो ये है कि जब तक आप उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को आप कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे आप लिखने वाले हैं, तो अगर आप उसको बहुत तफसील से कवर नहीं करते, उसके बारे में बहुत तफसील से आप पढ़ते ही नहीं हैं, बहुत तफसील से आप एक्सप्लोर नहीं करते, उस वक्त तक आपकी कोई फाउंडेशन बनने वाला नहीं है, उस वक्त तक आप समझने वाले नहीं हैं। अगर आप कोई अपना प्रपोज़ल बनाते हैं, उससे पहले कोई इस किस्म का प्रपोज़ल मौजूद है या आप कुछ प्रपोज़ करने वाले हैं, लेकिन उससे बेहतर कोई प्रपोज़ल पहले से लिटरेचर में मौजूद है, साइंटिस्ट उस पर बात कर चुके हैं, रिसर्चर उस पर बात कर चुके हैं, कोई कंपनी उस पर बात कर चुकी है, तो लाज़मी बात है आप जो काम करने वाले हैं, जिसमें आपके महीनों ज़ाया हो सकते हैं, सालों ज़ाया हो सकते हैं, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप एक सेंटेंस लिखते हैं, चाहे आप कोई स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं, उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, आप पहले से उसको जानते हो, आपको पहले से पता है कि किस किसने इस पे काम किया है और आप इस पे क्या काम करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि आपको क्या पता कि जो आप एक्सप्लोर करने वाले हो उसमें गैप्स क्या-क्या हैं, उसके पोटेंशियल एरियाज़ कौन-कौन से हैं। मतलब आप इतना सारा डेटा है, आप 150-200 पेपर्स पढ़ते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो स्टडी है ना, इसमें ये लिमिटेशंस हैं, ये गैप्स हैं जो पाए जाते हैं, इन गैप्स को किसी ने टच नहीं किया, ये कहीं न कहीं से रहते हैं, तो इसको मुझे कवर अप करना चाहिए। ये गैप्स कवर तो हुए हैं, लेकिन इनमें ये लिमिटेशंस हैं और इन लिमिटेशन को किस अंदाज से एड्रेस किया जाता है। तो साथ में आपके माइंड में एक प्रपोज़ल बनता जाता है कि ये जो लिमिटेशंस हैं या ये जो गैप्स हैं, इसको इस अंदाज से फुलफ़िल किया जा सकता है। तो ये जो चैन बन रहा है, जो डॉट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं, इन डॉट्स की कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आपका जो एसएलआर है वो बहुत कम्प्रिहेंसिव हो, आप उसको तफ़सील से देखें, तफ़सील से पढ़ें और इसका जो हर एस्पेक्ट है उसको समझें। और दूसरी बात ये है कि ये चूँकि एक ब्लूप्रिंट आपको देता है, ये आपको एक गाइड सी मिलती है, ये आपको एक नेविगेटर सा मिलता है, ये आपको एक डायरेक्शन सी मिलती है जो आपको एक ख़ास रास्ते पे चलाती है। अगर आप एसएलआर को लेके नहीं चलते, आपके पास कोई लिटरेचर रिव्यू का कलेक्शन नहीं है, आपने उसको पढ़ा हुआ नहीं है, तो जो काम आप करने वाले हैं उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो अगर आप एक ख़ास डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपका जो पाथ है वो क्लियर रखना चाहते हैं, जो आपका गोल है उस तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो लाज़मी बात है आपके पास लिटरेचर कलेक्शन हो, लिटरेचर की समझ हो, जो रिसर्च पहले हुआ पड़ा है, जो प्रोजेक्ट पहले हुए पड़े हैं, जो केस स्टडीज़ पहले हुई पड़ी हैं, वो तफसीली नॉलेज आपके डेटाबेस में भी हो, आपके माइंड में भी हो, ताकि आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत क्लियर हो और वो किसी दूसरी सिमत में न जाए। तो इसके साथ साथ ये आपको क्रेडिबिलिटी देती है कि जो आप काम करने वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है।
आपके जो गोल्स हैं, आपके जो एम्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बिल्कुल वाज़ह और क्लियर हैं। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि जो एसएलआर है, लिटरेचर रिव्यू है, एक तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे काम को आसान बनाती है। ये हमारी जो डायरेक्शंस हैं, उनको क्लियर करती है। ये हमारे गोल को वाज़ह करती है कि हमने किस सिमत पे, किस डायरेक्शन पे जाना है। अगर ये सारी डिस्कशन जो मैंने अभी यहाँ पे की, उनको अगर मैं 1-2 सेंटेंस में यहाँ पे कवर करूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, किसी भी टॉपिक का एसएलआर करने के बाद, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि अगर इसी टॉपिक पे मेरी किसी शो में डिस्कशन होती है, किसी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होती है, मुझे किसी सेमिनार में भेजा जाता है, तो मेरे पास इतना इल्म है, मैंने इतना इसको एक्सप्लोर किया हुआ है कि मुझे इसके पोटेंशियल का भी पता है, मुझे इसके लिमिटेशंस का भी पता है, मुझे इसके एप्लीकेशंस का भी पता है, मुझे जो इसमें कोई अगर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो मुझे इसके टेक्नोलॉजी का भी पता है, मुझे ये भी पता है कि कौन-कौन से लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कौन-कौन सी लैबोरेटरीज़ जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं। बहुत बेहतरीन सेट ऑफ नॉलेज, बहुत बेहतरीन सेट ऑफ स्किल्स लेके आप चल सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। लाज़मी बात है, एसएलआर है, हमें कुछ ख़ास तरीक़ाकार अप्लाई करने होंगे, कोई ख़ास फ़ेज़ेस अप्लाई करने होंगे, उन फ़ेज़ेस पे से गुज़रना होगा और उसी फ़ेज़ेस पे गुज़रने के बाद ही हम लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट करेंगे। तो ये फ़ेज़ेस क्या हैं, इन फ़ेज़ेस को थोड़ा-सा देखते हैं और फिर तफ़सील से डिस्कस करते हैं, एक-एक फ़ेज़ को डिस्कस करते हैं कि हम पहले फ़ेज़ में क्या करने वाले हैं, सेकंड फ़ेज़ में क्या करने वाले हैं और फिर थर्ड फ़ेज़ में क्या करने वाले हैं। लेट्स चेक द फर्स्ट वन। पहला कहता है कि फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके माइंड में एक रिसर्च क्वेश्चन होगा कि मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है। अगर आपने ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आप कोई ऐसी रिसर्च स्ट्रिंग बनाएंगे कि आपके रिलेटेड ही सिर्फ रिसर्च पेपर सामने आए, लिटरेचर सामने आए और आप किसी दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर न करें। डेवलप अ सर्च स्ट्रैटेजी। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, उसकी बिहाफ पे आप इस किस्म का रिसर्च स्ट्रिंग बनाते हैं कि आपके सिर्फ स्पेसिफिक पेपर जो हैं वो पॉपुलेट हो, आप किसी गलत डायरेक्शन में ना जाएं, गलत किस्म के पेपर्स आपके सामने ना आ जाएं। और फिर लाज़मी बात है, जब आप लाइब्रेरी पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे हज़ारों मिलियंस ऑफ पेपर्स या स्टडीज़ जो हैं वो शो हो रही होती हैं। तो आपने एग्जैक्टली उन पेपर्स को कलेक्ट करना है, इन पेपर्स को लेना है जो क्लोजली आपके रिलेटेड हो। ये जो जितना भी रिसर्च पेपर्स हैं, जितने भी केस स्टडीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके सामने आ रही हैं, तो उसमें से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एक पेपर है 30 पेजेस का लिखा हुआ है, तो आप में से उसमें से कौन सा डेटा उठाना है, जो मखसूस डेटा उठाना होता है, लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, मेथोडोलॉजी है, या फिर जो उस पेपर के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई है, तो वो सारा कुछ आप डिटेल से उठाते हो और किसी ख़ास फॉर्म में, एक्सेल शीट में उसको लिखते जाते हैं। उसके बाद आप उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं, उस डेटा को इवैल्यूएट करते हैं, सिंथेसाइज़ करते हैं। आप अपने पैरामीटर्स के थ्रू उसको देखते हो कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना है कि ये जो लिटरेचर है, इसको कितनी कैटेगरीज़ में तक़सीम किया जाता है, इसे किया जा सकता है, इसको कितनी सब कैटेगरीज़ में तक़सीम किया जा सकता है, कौन से पेपर्स हैं जो किस कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं, किस साल में ये पेपर्स किस तरीके से पब्लिश हुए हैं। इससे जो हमारे सामने आ रहा है कि ये जो टॉपिक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या बनती हैं, इसमें टेक्नोलॉजीज़ कौन-कौन सी आ रही हैं, इस एरिया में जो लिमिटेशंस हैं, मतलब सारे सवाल जो आप एक्सप्लोर करने वाले हो, तो इसके लिए इस लिटरेचर को देखते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हो कि आप अपने लिटरेचर को रिपोर्ट करते हो, मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने उस डेटा को एनालाइज़ किया, उस एनालाइजेशन के बाद आप क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट का मतलब ये है दैट यू आर गोइंग टू राइट योर पेपर। सो ये 6 फेजेस हैं। अब हम एक एक को देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, और ये जो फेजेस हैं अभी जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत तफसील से हम उसको डिस्कस करेंगे।
एक एक चीज़ को हमने देखनी है, एक एक चीज़ को हमने नोट करना है, ताकि अगर हम अपने एसएलआर पे काम करें, अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएं, अपना रिसर्च स्ट्रिंग बनाएं, तो हम उसको इसी तरह लेके चलें। और फिर अगर हम फॉर्म कलेक्शन बनाएं, डेटा फॉर्म कलेक्शन बनाएं, तो वो इस किस्म का बनाएं कि इसमें कोई चीज़ मिस ना हो। लास्ट में बात है, आप हज़ारों स्टडीज़ को देखते हो, आप उसमें से सैकड़ों, 150, 200 स्टडीज़ सेलेक्ट करते हैं, उससे आप डेटा लेते हैं। तो अगर आपने स्टार्ट में रिसर्च क्वेश्चन में गलती कर दी, रिसर्च स्ट्रिंग में गलती कर दी, फॉर्म कलेक्शन में गलती कर दी, तो इस सारे प्रोसेस को रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए काम दोबारा से बन जाएगा अगर आप दोबारा से उसको करेक्ट करना चाहते हो, दोबारा से उसमें कोई एडिशन, अपडेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप काम करें वो सिस्टमैटिक हो, एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक हो। आपने अपने माइंड से इसको हर अंदाज से परखा हो और आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो फेज़ है इससे अब मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, इसको मैं दोबारा चेंज करने वाला नहीं हूँ। अगर वो फेज़ आ जाता है चेंज करने का, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर टाइम। सो जो रिसर्च क्वेश्चंस है ना, रिसर्च क्वेश्चन सारे फेजेस इंपॉर्टेंट हैं, हर फेज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक इनिशियल रास्ता दिखाता है कि मैं क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो इस अंदाज से हो कि टॉपिक कौन सा है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल ये बिग डेटा का है, फॉर एग्जांपल ये एजुकेशन का है, फॉर एग्जांपल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कोई भी ये टॉपिक हो सकता है। उसके बाद आप ये टॉपिक जो आपका है, आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक में कौन सी मैथडोलॉजी है, जो पॉपुलेशन है, कौन सी मैथडोलॉजी है वो जो यूज़ हो रही है, या जो जिस चीज़ को आप डिस्कस करने वाले हैं उसमें कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस करने वाले हैं पर्टिकुलरली, कि ये प्रॉब्लम है जिसको मैं एड्रेस करने वाला हूँ। और जो प्रॉब्लम आप एड्रेस करने वाले हैं, आपके माइंड में क्या है कि पहले कौन सी मैथडोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं जिन्होंने इस मसले को हल किया हुआ है। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन अगर आप 5, 6 या 10 प्रीवियस रिसर्च सर्वे पेपर्स, मैं सर्वे पेपर्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर 5 या 5 to 10 अच्छे रिसर्च पेपर्स को देख लें और उनके जो रिसर्च क्वेश्चन आप देख लें, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इनके रिसर्च क्वेश्चंस ये हैं, ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है। ये जो रिसर्च क्वेश्चन है ये मुझे क्लियरली लेके जाएगा कि मेरा पॉपुलेशन क्या होगा, मतलब कौन सा एरिया है जिसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, कौन सी मेथडोलॉजी है वो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, और जो मेरा आउटकम होगा एट द एंड ऑफ दिस रिसर्च वो क्या होगा। तो ये क्लियरली आपको बताएगा। ये जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियरली ऑन द वे लेके चलेंगे, नेविगेट करेंगे आपको अपने रास्ते पे। ये कुछ रिसर्च क्वेश्चन है मेरे एक पेपर के, ये एग्जैक्टली मैच तो नहीं करते, ये चूँकि एक बहुत तफसीली रिसर्च सर्वे पेपर था, तो ये क्वेश्चन भी रिसर्च जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत तफसील से हैं, बहुत डिटेल से हैं। आप जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हो तो शायद वो बहुत एक मखसूस एरिया को आप एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपका एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि आपके एम्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स या आपके कंट्रीब्यूशंस क्या-क्या होने वाली है रिसर्च पेपर के। उसके बेस पे आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो बनता है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये चूँकि एक इस किस्म का सर्वे पेपर था जो कि किसी ख़ास प्रोजेक्ट का हिस्सा था, और हमने एक मख़सूस फॉर्मेट को लेके जाना था कि हमने क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो हमने देखा इसमें क्या-क्या एक्सप्लोर किया। What are the prominent domains where big data application have made a significant impact, and what are the key use cases within these domains? देखो ये रिसर्च क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट देखें, ये 2 हिस्सों को कवर कर रहा है, पर्टिकुलरली इसको एक कवर करना चाहिए था, लेकिन चूँकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ ज़्यादा थे, एक बड़ी एरिया को हमने कवर करना था, एक प्रोजेक्ट ऐसा था, तो ये 2 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। अब देखें फर्स्ट को देखें, डोमेन, यानी कि वो डोमेन जहाँ पे बिग डेटा यूज़ हो रहा है। तो एक किस्म की कैटेगराइजेशंस ऑफ बिग डेटा एप्लीकेशंस हैं। ये एक काम है जो हम करने वाले हैं।
The second one is how has big data transformed decision making process in these domains. पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो बिग डेटा है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है. ये एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, ये हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, ये स्मार्ट सिटीज़ में यूज़ हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, ये लॉजिस्टिक में यूज़ हो रहा है, ये एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है. कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे बिग डेटा का यूज़ नहीं है. तो पहले तो वो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, डोमेन्स बना रहे हैं. और दूसरा जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन्स हैं, इन डोमेन्स में ये जो बिग डेटा है इसने ये क्या चेंज लेके आए हैं, क्या डिसीजन मेकिंग में क्या तब्दीली आई है. तो देखो जो पेपर का स्ट्रक्चर है क्वेश्चन के साथ वाजे हो रहा है कि पहले तो मैं बिग डेटा को सारी फील्ड्स में देखने वाला हूँ, ठीक है. और सारी फील्ड्स में देखने के बाद मैं देखने वाला हूँ कि बिग डेटा ने हर फील्ड में क्या चेंजेस लेके आए हैं, क्या चेंजेस बिग डेटा की वजह से यहाँ पे आई हैं. तो जिस तरह रिसर्च क्वेश्चन आ जाती है, रिसर्च क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ. जिस तरह आप रिसर्च क्वेश्चन देख रहे हैं और बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो एक पॉपुलेशन है वो बिग डेटा की डिस्कस हो रही है और फिर बिग डेटा को मुख्तलिफ डोमेन्स में देखा जा रहा है कि क्या वहाँ पे चेंजेस हैं. What are the challenges and potential associated with the big data in these applications? तो अगर बिग डेटा को मैं एजुकेशन में देख रहा हूँ तो वहाँ पे एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ पे बिग डेटा यूज़ हो रहा होगा. मतलब सब डोमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इसको हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग में यूज़ कर रहे हैं, इसको वहाँ पे मॉक्स में यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे ये लर्निंग की असेसमेंट वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा है. इस तरह हेल्थ में देखें कि बिग डेटा जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है. तो हर फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस भी देखी जा रही हैं, इसके जो चैलेंजेस साथ साथ आ रही हैं वो भी साथ देखे जा रहे हैं. What are the ethical and privacy concerns related to big data applications and how are they being addressed? अब देखो लास्ट टाइम मैं मोटरवे पे सफ़र कर रहा था, तो जैसे ही मैं मोटरवे पे इंटर हुआ हूँ मुझे एक मैसेज मिला है कि आपको हम 30 रुपये डिस्काउंट देने वाले हैं. एक कंपनी का लिखा हुआ था, आई विल नॉट मेंशन द कंपनी, कि वहाँ पे जाके अगर आप चाय पीते हैं. तो देखिए इन्होंने मेरा बिग डेटा जो मेरे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उन्होंने मेरा जो डेटा है वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर किया. क्यों किया शेयर उन्होंने? ये तो प्राइवेसी है. प्राइवेसी उन्होंने क्यों वायलेट की, ये ब्रीच क्यों वहाँ पे आ गया? तो जहाँ जहाँ पे बिग डेटा है वहाँ पे प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे रूल्स नहीं है, साइबर रूल्स नहीं है, तो वहाँ पे इस किस्म के बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं. तो डेफिनेटली हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि प्राइवेसी कंसर्न्स क्या आ सकते हैं. और आखिर पे व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिग डेटा एप्लीकेशंस, यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं. अब देखो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप 5 क्वेश्चंस आपने देखे, अगर आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं ना तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि हम बिग डेटा डिस्कस कर रहे हैं और बिग डेटा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी डोमेन में उसकी यूटिलाइजेशंस है वहाँ पे देख रहे हैं. वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन बिग डेटा के थर्ड क्वेश्चन में कि इन बिग डेटा की वजह से इन एप्लीकेशंस में क्या क्या तब्दीली आई है. और साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, इनके जो पोटेंशियल्स हैं या जो इनका पोटेंशियल यूज़ है वो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है. और साथ साथ में हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्राइवेसी, जहाँ जहाँ पे बिग डेटा होगा वहाँ पे प्राइवेसी होगी, तो हम वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स भी देख रहे हैं. और जो इसके इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, यानी जो फ्यूचर में इसका इस्तेमाल है, हम वो भी साथ साथ देख रहे हैं. तो आप जो रिसर्च क्वेश्चन बनाने वाले हो वो भी आप इस अंदाज से बनाने वाले हो कि एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर बन जाए, एक बिल्कुल क्लियर ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, आपके माइंड में पहले से क्लियर हो कि ये होने वाला है. यानी कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो इस बिल्डिंग का अपना एक आप ब्लू प्रिंट बनाते हैं जिसको हम मैप या नक्शा बोलते हैं, और जो आर्किटेक्ट है उसको क्लियर होता है कि वो क्या करने वाला है, वो बहुत इजी वे से विदाउट एनी स्ट्रेस वो अपना काम कर रहा होता है. तो एग्जैक्टली आपके रिसर्च क्वेश्चन भी ऐसे बनने चाहिए कि आपके माइंड में एक बहुत क्लियर फिगर हो उसकी. जो नेक्स्ट फेज़ है वो रिसर्च मेथडोलॉजी का है. जिस तरह हमारी क्वेश्चन है इसी तरह रिसर्च मेथडोलॉजी का जो फेज़ है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. देखो रिसर्च जो हमारी क्वेश्चंस हैं वो एक बहुत क्लियर मैप दे रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं कि हमने ये करना है.
लेकिन मसला क्या है कि जो हमने करना है उससे जो रिलेटेड लिटरेचर है वो हमने डिजिटली ढूंढना है, किसी लाइब्रेरी में आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर से हमने ढूंढना है, एल्सवेयर से ढूंढना है, एसीएम से ढूंढना है, हम गूगल स्कॉलर पे जाके ढूंढते हैं, जहाँ से भी ढूंढना है। तो वहाँ पे भी हमें कोई सर्च स्ट्रिंग चाहिए होगी। सर्च स्ट्रिंग से मुराद ये है कि ऑन द बिहाफ ऑफ आवर क्वेश्चंस वी हैव टू राइट कंपोज एनी सर्च स्ट्रिंग, जिसको हम गूगल स्कॉलर में डालेंगे और रिलेटेड पेपर्स ही पॉपुलेट होंगे। वो पेपर्स पॉपुलेट नहीं होंगे जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, रिसर्च क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट अपनी जगह पे है, लेकिन उस बिहाफ पे जो हमारा सर्च स्ट्रिंग बनने वाला है उसको अगर आप देखें तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी है। क्योंकि क्वेश्चंस आपके भले बहुत क्लियर हों, लेकिन अगर आपका जो सर्च स्ट्रिंग है वो क्लियर नहीं है तो आप उन पेपर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप उन रिसर्च तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप उन प्रोजेक्ट्स या केस स्टडीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां जहां पे आपने पहुंचना चाहिए। एसएलआर के स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद ये है कि किसी किस्म का आर्टिकल, किसी किस्म का प्रोजेक्ट, किसी किस्म की जो केस स्टडी है वो रहने नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप सर्च स्ट्रिंग कैसे बनाते हो। इसमें तीन चीज़ें हैं कि हम इसमें देखते हैं पॉपुलेशन को, इसमें हम देखते हैं मैथडोलॉजी को, इसमें हम देते हैं आउटकम को, और इसमें सर्च ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं एन, आर और नॉट। ये हम यूज़ करते होते हैं उसको फिर कनेक्ट करने के लिए। उसको थोड़ा सा समझते हैं कि पॉपुलेशन, मैथडोलॉजी और आउटकम क्या होता है। इसको आप समझेंगे तो आपके माइंड में बेहतर तरीके से आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। अब एक मिनट देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो बिग डेटा है इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मैं देख रहा था। तो जो बिग डेटा है मेरा इस अंदाज में, ये वो पॉपुलेशन है, वो एरिया है जिसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह कोई मैथडोलॉजी यूज़ होगी, यानी डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो सकते हैं, मशीन लर्निंग हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, जहाँ पे जो 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 इस डेटा पे अप्लाई होगा। और लाजमी बात है जो ये डेटा इस पे अप्लाई होगा उसके बाद ही हमारी कोई आउटपुट बनेगी, कोई इंसाइट्स वगैरह बनेगी या कुछ रिलेटेड जो हम लेना चाहते हैं। अब जो बिग डेटा एप्लीकेशंस हैं ये हमारे आउटकम है। अब बिग डेटा एप्लीकेशन को नेक्स्ट देखें कि मतलब हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें बिग डेटा यूज़ हो रहा है, तो ये हमारी एक आउटकम है। लेकिन इसके हेल्थ केयर, जो स्मार्ट हेल्थ केयर है, इसके बिहाइंड पे क्या क्या चल रहा है? बिग डेटा चल रहा है, ठीक है। उस बिग डेटा की प्रोसेसिंग चल रही है बतौर मैथडोलॉजी, और आउटकम क्या बन रहा है? हेल्थ केयर बन रहा है। या जो फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सिस्टम है, उसकी बिहाफ पे अगर देखें तो कोई बिग डेटा है, उसकी कोई प्रोसेसिंग हो रही है और उसी से हम इंसाइट लेते हैं और हमारा एक स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम बनता है। तो अगर एक इस ग्राफ को, इस टेबल को आप देखें तो इससे आप इंसाइट ले सकते हैं कि मेरा पॉपुलेशन बिग डेटा है, ठीक है। जो मेथडोलॉजी है वो बिग डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जो मैंने देखनी है कि ये जो डेटा है इसको मैंने प्रोसेस कैसे करना है। और उसी तरह आउटकम क्या होगा? बिग डेटा एप्लीकेशंस होंगी जहाँ पे बिग डेटा अप्लाई किया जा रहा है। तो बिग डेटा कौन सा बिग डेटा हो सकता है? बिग डेटा है, अर्थ का बिग डेटा है, विकुलर बिग डेटा है, हेल्थ केयर बिग डेटा है, अर्बन बिग डेटा है। मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं और इनका ये स्मार्टली यूज़ जहाँ जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो अभी आपने देखा कि रिसर्च क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट थे। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद जो हम सर्च स्ट्रिंग बनाते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन को देखते हैं, जिसमें हम मैथडोलॉजी को देखते हैं और जिसमें हम आउटकम्स को देखते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट थे और किस तरह हम उसको जो सर्च ऑपरेटर्स हैं एन, आर, नॉट से कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी सर्च स्ट्रिंग बने वो बेहतरीन बने और वो हमें अपने सिमत में या अपने गोल्स की तरफ लेके चले। ये जो नेक्स्ट फेज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम देखते हैं कि हमने जब कोई चीज़ सर्च की, जो भी आपका सर्च स्ट्रिंग बनेगा तो वो आपको पॉपुलेट करता है 17,000 पेपर। वैसे तो आप सर्च करते तो वो मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स स्कॉलर आपको शो करता है।
जब आपने सर्च स्ट्रिंग बनाई तो 16,000 पेपर शो हो रहे हैं, 16,000 हो रहे हैं, 10,000 हो रहे हैं, 7,000 हो रहे हैं। तो 7,000 पेपर तो आप अपने एसएलआर में डालने वाले नहीं हो ना। आपका जो एसएलआर है वो कुछ इस अंदाज से होगा कि आप 120 पेपर्स उससे ले सकें, 150 पेपर्स उससे ले सकें, 200 पेपर्स ले सकें। इससे ज़्यादा तो आप अपने पेपर में नहीं ले सकते, 250 तक ले लेंगे। तो उसको इस हद तक महदूद करना, तो आपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाना होगा कि मेरा जो सर्च है, जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, वो ये पेपर मैं लूँगा और ये पेपर मैं नहीं लूँगा। अगर जो ब्राउज़र है वो 10,000 पेपर मेरे स्ट्रिंग पे शो कर रहा है या 7,000 पेपर शो कर रहा है, तो ये तो सारे शो कर रहा है। इसमें तो 1980s के भी पेपर हैं, इसमें तो 2010 के भी पेपर्स हैं। मुझे उन पेपर से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो उन पेपर से सरोकार है जो लास्ट 4 या 5 ईयर्स में पब्लिश हुए हैं, या फिर इसमें ऐसे भी पेपर्स हैं जिनकी कोई साइटेशन ही नहीं है, साइटेशन नहीं है या कम है, इसका मतलब ये है कि इस पेपर की तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो अगर उस पेपर की क्वालिटी नहीं है तो मैं क्यों उसको शामिल करूँगा अपने लिटरेचर रिव्यू में या अपने डेटाबेसेस में। तो इस किस्म की इंक्लूजन करनी होगी। या फिर कुछ ऐसा पेपर भी वहाँ पे आ जाता है कि जिसका जो टाइटल है वो तो ठीक से मैच कर रहा था, एब्स्ट्रैक्ट फिर आपने उसके बाद पढ़ा तो एब्स्ट्रैक्ट भी मैच कर रहा था, लेकिन जब आपने पेपर देखा तो आपने देखा कि जो चीज़ आप सर्च कर रही हैं, जो मैथडोलॉजी आप सर्च कर रहे थे, दोनों ने एब्स्ट्रैक्ट में डिस्कस किया या फिर टाइटल में डिस्कस किया है, लेकिन वो पेपर की बॉडी में नहीं है, या उन्होंने उस अंदाज से उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उस अंदाज से उसको डिफेंड नहीं किया। तो लाजिम बात है, जिस पेपर की भी क्वालिटी ठीक नहीं होगी आप उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो आपको एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी बनाना पड़ता है ताकि आप फिल्टर आउट कर सकें और सिर्फ क्वालिटी पेपर को ही रखें। अब देखो यहाँ पे अगर देखें कि ये जो मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया है, इसको अगर आप देखें तो कुछ इस अंदाज से डिस्कस कर रहा है कि रेलिवेंट टू बिग डेटा एप्लीकेशंस, यानी चूंकि मैं देख ही ऐसे पेपर रहा हूँ कि बिग डेटा को मैं डिफरेंट डोमेन्स में देख रहा हूँ, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा। तो मेरा ये होगा कि ऐसे बिग डेटा के पेपर जो उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हो। बिग डेटा तो इसके अलावा भी इसके ट्रांसमिशन के इश्यूज़ हैं, इसके जनरेशन्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रोसेसिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं उसकी एप्लीकेशंस को देख रहा हूँ। इसके बाद मैथडोलॉजी एंड रिजल्ट प्रेजेंटेशन। अभी जिस तरह मैंने बात की कि उन्होंने तो बहुत टाइटल में कुछ लिखा है या उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने पेपर को देखा तो इसमें ऐसी कोई डिस्कशन नहीं थी। तो डेफिनेटली आप ऐसे पेपर को इंक्लूड करने वाले नहीं हो। उन्होंने मेथडोलॉजी को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने रिजल्ट ठीक से डिफेंड नहीं किए, तो आप समझते हैं कि ये पेपर की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। जो साइटेशन थ्रेशोल्ड है, आप किस किस्म का साइटेशन थ्रेशोल्ड अप्लाई करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड को एक्सप्लोर करने वाले हो। अगर उस फील्ड में हाई लेवल की रिसर्च हुई पड़ी है तो आपकी जो साइटेशन है वो आप ज़्यादा रखते हैं। अगर कम पेपर्स हैं तो डेफिनेटली आप कम साइटेशन वाला पेपर ही लेंगे। और इसी तरह आप एरिया ईयर भी डिफाइन करते हो, टाइम भी डिफाइन करते हो कि आप पिछले 5 साल के पेपर को कलेक्ट करने वाले हैं, 6 साल के पेपर को कलेक्ट करने वाले हैं, या पिछले 10 साल के पेपर्स को भी कलेक्ट करने वाले हैं। अब देखें, दोबारा से देखते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे थी। जो हमने सर्च स्ट्रिंग बनाई, जो हमें कनेक्ट करती है टू द डिजिटल वर्ल्ड, टू द डिजिटल लाइब्रेरीज, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे थी। और जो उस बिहाफ पे रिसर्च क्वेश्चन के बिहाफ पे सर्च स्ट्रिंग आई, सर्च स्ट्रिंग के बिहाफ पे जो डेटा शो हो रहा है, जो मिलियंस या थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स शो हो रहे हैं, उसको फिल्टर करने के लिए, ताकि पेपर्स आपके पास 150-200 हो जाएं, इसके लिए जो आपने इंक्लूजन या एक्सक्लूजन टेक्निक्स बनाई, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जगह पे है। तो ये भी आप इस अंदाज से रखते हैं कि आप उसमें से सिर्फ क्वालिटी के पेपर उठाएं और ऐसा कोई पेपर ना उठाओ जिसका कोई जिस पेपर की कोई क्वालिटी ही ना हो। इसी तरह नेक्स्ट फेज है डेटा कलेक्शन फॉर्म। अब एक पेपर आप एक दफ़ा देख रहे हैं, आपने उसको टाइम दिया, आपने उसको रीड आउट किया और उसको आपने कहीं नोट किया। नोट से मुराद ये है कि आपने कोई डेटा कलेक्शन का फॉर्म बनाया हुआ है, कोई एक्सेल शीट बनाई हुई है और आप उसमें डेटा डाल रहे हैं।
अब आपने 200 पेपर का जो डेटा है वो उस पे नोट किया, उसके बाद आप वो जो पेपर है उसको तो देखने वाले हैं ही नहीं, लेकिन बाद में आपको याद आ जाता है कि ये जो मैंने फील्ड्स बनाई हैं एक्सेल शीट में कि ये डेटा मैंने लेना है, ये डेटा मैंने लेना है, ये डेटा मैंने लेना है, लेकिन इसमें एक कॉलम मिस है, ये डेटा ज़रूर होना चाहिए था यहाँ पे। अब ये आपको याद आ रहा है या ये आप डिसाइड कर रहे हैं 200 पेपर्स देखने के बाद, और 200 पेपर तो सिलेक्टेड पेपर्स हैं, इससे पहले तो ये जो सर्च थी वो थाउजेंड्स में थी। तो अब इन सारे पेपर्स को देखना ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, ये कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, ये आपको कितना डिमोरलाइज करेगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना इससे कितनी अफेक्ट होगी इससे। तो डेफिनेटली जो आप फॉर्म बनाने वाले हैं वो कुछ इस अंदाज से बनना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी रिसर्च क्वेश्चन को, जो आपकी रिफ्लेक्ट करता है आपकी जो रिसर्च मैथडोलॉजी है, जो रिसर्च आपने कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाने वाले हैं, और पर्टिकुलरली जो आपकी रिसर्च क्वेश्चन है और ये जो आपकी एक बड़ी फिगर बन रही है, जिस फिगर के लिए, जिस स्ट्रक्चर के लिए, जिस ब्लूप्रिंट के लिए आप डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो उस ब्लूप्रिंट को कवर अप करने के लिए सारा कुछ इसमें मौजूद है। यानी कि जो मेरे रिसर्च क्वेश्चंस हैं तो उसमें देखिए मैंने मेथडोलॉजी मुझे ज़रूरत होगी, मुझे उसके लिमिटेशंस हर पेपर के चाहिए, मुझे उसका पर्टिकुलरली कैटेगराइजेशन चाहिए कि किस किस कैटेगरीज में है, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज फेस हो रही हैं, क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वहाँ पे। तो ये सारे मेरे फील्ड्स थे। तो मेरी जो डेटा कलेक्शन, मेरा जो डेटा कलेक्शन फॉर्म बनेगा वो इस किस्म का बनेगा कि ये सारा डेटा उसी अंदाज से मैं कलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे देख लें कि ये एक डमी फॉर्म है। इसमें आप देखें कि मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। सीरियल नंबर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पता हो कि आपका जो पेपर है किस नंबर पे है, तो सीरियल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर टाइटल है, उसके बाद मैं कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर कोई कैटेगरी है, ये जो अभी यहाँ पे जो मेरा लिटरेचर था बिग डेटा के एप्लीकेशन के हवाले से, तो यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी बनेगी इसमें एजुकेशन के पेपर अलग होंगे, हेल्थ केयर के पेपर अलग होंगे, स्मार्ट सिटीज़ के पेपर अलग होंगे, व्हीकुलर बिग डेटा के पेपर अलग होंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे बिग डेटा है। इस तरह मैंने सब कैटेगरीज भी डिफ़ाइन की हुई है। यानी कि अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन में मोक्स को डिस्कस करने वाले, पर्सनलाइज लर्निंग को डिस्कस करने वाले। इसी तरह अगर हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर में डिसीज़ का जो डेटा है या डिसीज़ का जो रिकग्निशन है उसका डेटा है, टेलीफोनिक हेल्थ केयर का जो डेटा है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इस किस्म का जो डेटा है या जो सब कैटेगरीज़ है उसको मैं अलग अलग रखने वाला हूँ। अगर स्मार्ट सिटीज़ को आप फॉर एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं तो स्मार्ट सिटीज़ में ये होगा कि एनर्जी को डिफरेंट रखेंगे, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट को डिफरेंट रखेंगे, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट हेल्थ को, ये डिफरेंट सब कैटेगरीज बनेंगी। तो ये सब कैटेगरीज या कैटेगरीज जो हैं वो हमें हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि जिस कैटेगरी को आप जिस वक्त जिस कैटेगरी पे बात करेंगे तो आप सिर्फ उस कैटेगरी के पेपर्स उठाएंगे, लेकिन सर्च नहीं करेंगे कि ये पेपर रिलेटेड है, ये पेपर रिलेटेड नहीं है, ये है वो है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आपको स्ट्रिक्टली बाउंड करती है कि जब आप उसको राइट अप करेंगे, जब आप उस पेपर्स को अपने लिटरेचर को रिपोर्ट आउट करेंगे, तो आप सिर्फ फोकस रखेंगे कि ये मेरा एरिया है, इसको मैंने राइट अप करना है और इसको मैंने देखना है। बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम एड्रेस, कि उन्होंने कौन सा प्रॉब्लम एड्रेस किया है, ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कौन सा प्रॉब्लम देखा है या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या थे, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने जो काम किया या कोई प्रॉब्लम एड्रेस किया या जो उनके एम्स थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने मैथडोलॉजी कौन सी यूज़ किया। लाजमी बात है उन्होंने अगर कोई प्रॉब्लम हल किया है या कोई एम्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं तो इसके बिहाफ पे कोई ख़ास मैथडोलॉजी होगी जो उन्होंने फॉलो अप की होगी। इस स्टडी के लिमिटेशंस क्या हैं, हर यानी जो रिसर्च का सिलसिला है वो रुकता तो है नहीं, ये आगे चलता जाता है। तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो हर पेपर्स में होती हैं, हर स्टडी में लिमिटेशंस होती हैं, कोई स्टडी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तो आप जब इस पेपर को देख रहे थे, आप जब इस पेपर को पढ़ रहे थे तो आपके सामने कौन सी लिमिटेशंस नज़र आ रही थी, तो आप समझ रहे थे कि ये लिमिटेशंस इस पेपर में पाई जाती हैं।
एग्जैक्टली साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद अब साल ईयर वाइज भी देखते हैं कि इस साल में ये पेपर्स पब्लिश हो गए हैं, ये हमें हेल्प करेंगे। साइटेशन काउंट ज़रूरी है, क्योंकि साइटेशन काउंट एक पैरामीटर्स है जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये पेपर हमने इंक्लूड करने हैं और ये नहीं इंक्लूड करने हैं। लिंक इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इस पेपर को देखते हैं, इस पेपर के लिहाज से अगर कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जस्ट लिंक पे क्लिक करते हैं और आप उस पेपर तक पहुंच जाते हैं। टाइप कि ये पेपर जनरल का है, कॉन्फ्रेंस का है, बुक का है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आप जाके कैटेगराइज कर सकते हैं। आप कोई डिसीजन बिल्ड कर सकते हैं कि आपने कॉन्फ्रेंस के पेपर कितने उठाए, जर्नल्स के पेपर कितने उठाए, या बुक्स कितने उठाए। बिब रेफरेंस मैं यहाँ पे इसलिए डालता होता हूँ कि जब इस पेपर को मैं रिपोर्ट करना शुरू करता हूँ, मैं लैटिक्स में लिखता हूँ, ओवरलीफ पे लिखता हूँ, तो बजाय इसकी कि मैं दोबारा से हर लिंक पे दोबारा जाऊँ और दोबारा से इस पेपर को गूगल सर्च में तलाश करूँ और इसका जो इसका इसका जो रेफरेंसेस है वो वहाँ से उठाऊँ, मैं सिंपली यहाँ पे पहले से मौजूद होगा, मैं यहाँ से उठाऊँगा और जो मेरी लाइब्रेरी है, जिस तरह सीरियल नंबर 1 का पेपर है तो उसका जो रेफरेंसेस है तो उसके साथ साथ मैं अपना डेटाबेस जो है वो अपडेट करूँगा। मुझे हर पेपर का रेफरेंस दोबारा से उठाना नहीं पड़ेगा। अब देख लें, अगर इसमें आप कोई भी मिस करते हैं, कोई चीज़ आप पेपर को तलाश कर रहे थे, आपने इतने सारे 200 पेपर सर्च किए, उनका डेटा आपने रिपोर्ट किया, लिखा, सर्च किया, कलेक्ट किया, लेकिन आपने कोई चीज़ मिस की, तो आपको जो 200 पेपर्स हैं आपको दोबारा से उनको देखना पड़ेगा और ये बहुत ही हैक्टिक है, बहुत ही मुश्किल है, डिमोरलाइजिंग है। ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करती है। तो लाजमी बात है हम इस अंदाज से बनाते हैं इस फॉर्म को कि जो भी डेटा हमें चाहिए वो यहाँ पे मौजूद हो। द नेक्स्ट फेज इज़ ये डिस्कस करती है कि जो डेटा, ये फॉर्म जो हमने कलेक्ट किया, ये जो फॉर्म पे हमने डेटा कलेक्ट किया, इस वक्त हमारे साथ 150 या 200 पेपर्स का डेटा मौजूद है कलेक्टेड फॉर्म में, हर अंदाज से मुकम्मल है। इसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इसको एवालुएट करेंगे, इस इसको हर अंदाज से हम देखेंगे। इस डेटा को हमने विजुअलाइज करना होगा, हमने कोई टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को डालना होगा। अगर हमने कैटेगरीज बनानी है तो वो इसकी देखनी है, अगर कोई ख़ास पब्लिकेशंस एप्लीकेशंस हैं तो वो हमने देखनी है। यानी हर साइड से हमने, चाहे वो चैलेंजेस हैं, चाहे वो उसके फ्यूचर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत तफसील से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा है, जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि यहाँ पे अगर आप फॉर्म देखें तो इस फॉर्म में मैं कैटेगरी भी ले रहा हूँ और सब कैटेगरी भी ले रहा हूँ। अब ये जो कैटेगरी और सब कैटेगरी है मुझे कैसे हेल्प करती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने इस डेटा को विजुअलाइज किया और इस विजुअलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो भी आपको सामने नज़र आ रही है और जो उसके कैटेगरीज हैं, मतलब हेल्थ केयर है, सप्लाई चेन है, जहाँ पे बिग डेटा का इस्तेमाल है, वो भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। और सिमिलरली जिसकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, यानी हेल्थ केयर में हॉस्पिटल का डेटा, टेली हेल्थ का डेटा है, फार्मास्यूटिकल, इसकी रिसर्च, मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा है, तो ये सब कैटेगरीज बनाती हैं। एक्चुअली ये आपको हेल्प आउट करती हैं जब आखिर पे जाके आप उस डेटा को विजुअलाइज करते हो, आप उस डेटा को टेबलाइज करते हो या फिर उस डेटा को समराइज करते हो। सिमिलरली आप देखें कि हम ईयर लिख रहे थे तो कैटेगरीज या सब कैटेगरीज वाइज हमें कलेक्ट करना पड़ता है कि किस साल में कितने पेपर्स पब्लिश हुए और एक ख़ास समरी सी बनती जाती है। और देखिए मेन कंट्रीब्यूशन और जो लिमिटेशंस हैं, लाज़िम बात है जब हम उसकी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जब हम उसको लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत तफसील से लिख रहे होते हैं कि ये जो पेपर है, ये जो आर्टिकल है, जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये काम किया, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इनकी जो रिसर्च थी, ये इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या जो ओवरऑल हम डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल बिग डेटा को एजुकेशन में डिस्कस कर रहे हैं, हेल्थ केयर में डिस्कस कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, तो एंड पे जो लिमिटेशंस वगैरह आ रही होती है तो उनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये इसी तरह हमें हेल्प करती है कि एक तो हम आसानी से रिपोर्ट कर सकें उसको, और दूसरी बात यह है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से टेबलाइज कर सकें, समराइज कर सकें।
अब देखें कि बिग डेटा यहाँ पे हेल्थ केयर की मैंने विजुअलाइजेशन की है कि जो बिग डेटा है अगर हेल्थ में देखते हैं तो पेशेंट्स की तरफ से कुछ डेटा आ रहा होगा, टेली हेल्थ की तरफ से कुछ डेटा आ रहा है, डिसीज़ की तरफ से रिसर्च भी हो रही है, फार्मेसी का भी डेटा है, जो इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनकी तरफ से भी डेटा आ रहा है। तो ये जो भी हमने टेबल डिज़ाइन किए थे, जो डेटा हमने कलेक्शन की थी, तो ये सारी हमें हेल्प आउट कर रही हैं कि हमने उस रिसर्च को, ये जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, उसको हमने रिपोर्ट कैसे करना है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ इवाल्युएटिंग स्टडीज़, ये जो भी हमने स्टडीज़ कलेक्ट की हैं 150 हैं या 200 हैं, तो हम कोई कैटेगरी बनाते हैं उसको कंपेयर करने के लिए कि अगर ये पहले से स्टडीज़ इतनी सारी हुई पड़ी हैं तो उनको हम किस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं अगर आप सर्वे पेपर लिख रहे हैं तो सर्वे पेपर में आप देख सकते हैं कि अगर मैं सर्वे पेपर लिख रहा हूँ तो मुझसे पहले 20-25 लोगों ने भी तो सर्वे पेपर लिखा और उनके जो ईयर्स थे वो भी तो तकरीबन रिलेट थे। तो मेरा जो पेपर है वो उनसे किस किस्म की किस तरह मुख्तलिफ है या मेरे पेपर की नोवेल्टी क्या है। तो ये डिफेंड करने के लिए भी आप कोई क्राइटेरिया बनाते हो कि ये क्राइटेरियाज हैं जो इस फील्ड्स में पाई जाती हैं और मेरा जो पेपर है वो किस अंदाज से इन सारे पेपर से मुख्तलिफ है। और एंड पे जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने 150 पेपर पढ़े या फिर आपने 200 पेपर पढ़े, उन 200 पेपर का जो डेटा है वो चाहे पेपर का टाइटल है, उनके लिमिटेशंस हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, उस पेपर की लिमिटेशंस हैं, उस जो एरिया आप डिस्कस कर रहे हो उस एरिया के लिमिटेशंस हैं, उस पेपर का जो मेन डोमेन है, कैटेगरी है, वो कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपने जब एक्सप्लोर की तो उसके बाद आप क्या करते हो, फाइनली रिपोर्ट करते होते हो। यानी कि आपने उसको लिखना होता है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है फॉर द लिटरेचर, फॉर द रीडर्स। तो अगर आपने रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट किया और आप रिपोर्टिंग तक आ गए, तो जो रिसर्च क्वेश्चंस आपको एक डायरेक्शन दे रहे थे, आपका जो मेन एम था, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनकी तरफ आपको लेके जा रहे थे। तो दरमियान में जितने भी फेजेस थे वो आपको स्टक रख रहे थे इन रिसर्च क्वेश्चंस के साथ, ताकि जब आप रिपोर्टिंग तक पहुंचो तो आपके लिए कोई मसला ना हो, आप आसानी से रिपोर्ट कर सकें। तो दरमियान में जो भी फेजेस हैं, चाहे वो आपकी सर्च स्ट्रिंग है, चाहे वो आपका इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, चाहे आपका फॉर्म्स कलेक्शन का है, ये सारे तरीक़ाकार अगर ठीक थे, दुरुस्त थे, विजुअलाइजेशन, टेबलाइजेशन, समराइजेशन सही तरीके से हुई है, तो आप बहुत आसानी से बैठ के आप उस पेपर को लिख सकते हैं और बेहतरीन पेपर बना सकते हैं। अगर इनमें कोई इश्यू है तो डेफिनेटली आप पेपर को ठीक से राइट अप नहीं कर पाओगे। आप कुछ लिख रहे होंगे, वो मैच नहीं करेगा, वो कैटेगराइजेशन नहीं होगी, उनकी समराइजेशन नहीं होगी, उनकी टिपलाइजेशन या विजुअलाइजेशन नहीं होगी, मतलब हज़ार किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जब देखें आपने डेटा बेहतरीन तरीके से कलेक्ट किया, उसको आपने बेहतरीन तरीके से कैटेगराइज किया, आपने उसकी बेहतरीन तरीके से विजुअलाइजेशन की, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से टेबलाइजेशन की उसकी, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कंपैरेटिव एनालिसिस रिक्वायर्ड है या फिर डिस्कशन अगर रिक्वायर्ड है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, तो आप खुद बताएं कि आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है। आपका पेपर कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता अगर आपका पेपर इन सारी पैरामीटर्स को फुलफ़िल करता हो। जब हम पेपर सबमिट करवाते हैं तो जो रिव्यूअर्स हैं या जो एडिटर्स हैं तो वो एक लुक तो उसको देखते हैं, ये पेपर किस किस्म का है। तो जो फर्स्ट लुक है ना, उस फर्स्ट लुक में आपका पेपर ऐसे नज़र आना चाहिए कि आपका पेपर डिफरेंट है। पर्टिकुलरली आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जनरेटिव एआई के दौर में, जहाँ पे एडिटर भी ये समझ रहा है कि आथर्स एआई का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे रिव्यूअर्स भी ये समझ रहे हैं
कि वो एआई का यूज़ कर रही हैं, तो अगर आपका पेपर फर्स्ट लुक में ये मैसेज दे कि ये जो पेपर लिखा गया है, इस पे मेहनत की गई है, ये हाथ का काम है, ये ह्यूमन ब्रेन का काम है, ये किसी जनरेटिव एआई का काम नहीं है, जनरेटिव एआई इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो डेफ़िनेटली आपका पेपर पब्लिश होगा। जनरेटिव एआई देखो ना, लोग यूज़ करते हैं एआई को, जनरेटिव एआई को यूज़ करते होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक आम बंदे के लिए जनरेटिव एआई है। एक आम बंदे को सिखाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, कुछ लिखने के लिए जनरेटिव एआई है। लेकिन एक रिसर्चर के लिए, एक एक्सप्लोरर के लिए, एक ख़ास शख़्स के लिए जनरेटिव एआई किसी काम के नहीं है। अगर आप एक अच्छे काम करने वाले हैं और अपनी फ़ील्ड को जानते हैं, तो आपके काम जो जनरेटिव एआई है वो 0% है। हाँ, हम चूँकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज करेक्ट करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस फ़ील्ड को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपने उस फ़ील्ड को, उसके जो टॉप क्वालिटी पेपर थे 150 या 200, आपने उसको पढ़े, तो एआई कैसे आपकी हेल्प आउट कर सकता है? एआई तो फिर से उन्हीं पेपर में से कुछ सर्च करेगा, उन्हीं पेपर्स का कोई कंटेंट उठाएगा, उन्हीं पेपर्स का जो कोई कंटेंट है उनको रेप्लिकेट करेगा, तो एआई आपका कहाँ से हेल्प कर सकता है? तो एआई जीनियस लोगों का, ज़हीन लोगों का, काम करने वाले लोगों का कोई एआई से मुकाबला नहीं है। एआई उनके किसी काम के नहीं है। हाँ, एक टूल है, बतौर टूल हम यूज़ करते होते हैं उसको अपने काम को फास्ट करने के लिए। लैंग्वेज हमारी ठीक नहीं होती, उस लैंग्वेज को देखने के लिए ये बतौर टूल हम यूज़ करते होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये हमारी कोई काम का नहीं है। तो हमने बहुत तफ़सील से डिस्कशन की एसएलआर पे कि हम इसको कैसे अपना लिटरेचर कलेक्ट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप बहुत बेहतर अंदाज से जानते होंगे कि हमने एसएलआर कैसे कलेक्ट करना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि एसएलआर क्या है, ये जो फेजेस हैं उसको हम कैसे लेके चलेंगे। तो एसएलआर क्या है? ये एसएलआर हमें हमारी हेल्प आउट करता है कि उन पेपर्स, उस फील्ड को, लिटरेचर स्टडी को आइडेंटिफाई करने में, फिर उन पेपर्स को मुख्तलिफ पैरामीटर्स के लिए इवेलुएट करने के लिए, और फिर उसको सिंथेसाइज करने के लिए ये हमारी हेल्प आउट करता है। ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक नेविगेटर है, ये एक गाइड है, जो कि हमें स्टक रखता है अपने पाथ के साथ, अपने डायरेक्शंस के साथ या अपने गोल्स के साथ। तो अगर हमने एसएलआर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो एग्जैक्टली वी विल बी ऑन द पाथ, वी विल बी टुवर्ड्स आवर गोल्स, वी विल बी टुवर्ड्स आवर डायरेक्शंस। अगर ये सारा कुछ नहीं है तो हम भटक सकते हैं, हम कुछ ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, जो हमारे लिटरेचर कलेक्शन के क्वालिटी को डाउन करेगा, और डेफिनेटली और अल्टीमेटली जो हमारा पेपर हम लिखेंगे उसकी भी क्वालिटी डाउन होगी, वो भी इस काबिल नहीं होगा कि वो पब्लिश हो। तो हमने फर्स्ट फेज़ जो डिस्कस की, वो हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं। रिसर्च क्वेश्चंस को बहुत तफसील से मैंने अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लोर किया कि मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन थे, जो मैंने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए, वो किस किस्म का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, किस किस्म का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक आम बंदा भी समझ जाता है, जिसकी फील्ड नहीं भी है वो भी समझ जाता है कि अगर ये रिसर्च क्वेश्चंस एक्सप्लोर होते हैं, इन्वेस्टिगेट होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस किस्म का एक पेपर बनने वाला है। जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उससे आपने एक बेहतर तरीके से एक सर्च स्ट्रिंग बनाई है। उस सर्च स्ट्रिंग से आप जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, उनको आप एक्सप्लोर करने वाले हो, और आप एग्जैक्टली वही पेपर्स उठाने वाले हो जो आपके काम के हैं, और वो पेपर्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपके फील्ड्स के नहीं हैं, आप उनमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। उसके बाद आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज जो है वो वगैरह अप्लाई करते होते हैं, ताकि आप जो पेपर उठाएं वो सिर्फ़ और सिर्फ वही पेपर्स हैं जो आपको चाहिए, वो पेपर्स ना उठाएं जो आपको चाहिए नहीं है या जो टॉप क्वालिटी के नहीं हैं। मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स पॉपुलेट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स पॉपुलेट होते हैं, तो उनके साथ हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम टॉप के 150 या 200 पेपर्स के साथ है, तो हमें सिर्फ उन 150 या 200 पेपर को एक्सप्लोर करना है, या न कि बकिया पेपर्स को। तो ये हमें
रिस्ट्रिक्ट रखता है सिर्फ इन पेपर्स के साथ। इसी तरह जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हम फॉर्म्स बनाते हैं, ये जो फॉर्म है ये हमने इस अंदाज से बनाया हुआ है कि जो भी डेटा हमें चाहिए, जो भी डेटा जो हम अपने पेपर्स में रिपोर्ट करने वाले हैं, जो भी डेटा जो हम अपने पेपर्स में टेबलाइज़ करने वाले हैं, जो भी डेटा हम अपने डेटा में विजुअलाइज़ या समराइज़ करने वाले हैं, तो वो सारा डेटा आप इस फॉर्म्स में कलेक्ट करने वाले हो। अगर आपने नहीं किया तो आपको दोबारा से 200 या मोर देन दैट या 150 पेपर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। उसके बाद आप उस जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, आप उसको बहुत तफ़सील से एनालाइज़ करते हो, आप उसके पैरामीटर्स देखते हो, आप उसके स्टैटिस्टिक देखते हो, आप उस डेटा को टेबलाइज़ करते हो, आप उस डेटा को विजुअलाइज़ करते हो, आप उस डेटा को समराइज़ करते हो, उस डेटा को रिपोर्ट करते हो, तो बहुत तफ़सील से ये काम आप करने वाले हो, ठीक है? तो ये अगर फ़ेज़ेस जो हैं, जिस तरह 6 फ़ेज़ेस हमने डिस्कस किए, तो अगर ये फ़ेज़ेस फ़ॉलो होती हैं ठीक से, तो एग्ज़ैक्टली आप एक बेहतरीन पेपर लिखने वाले हो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much.